आप देख रहे हैं डार्क फाइल्स। तो चलिए बढ़ते हैं आज की इस कहानी की ओर। दोस्तों, आज मैं जो आपको कहानी बताने जा रहा हूँ वो घटना मेरे साथ कुछ यूं घटी थी कि मैं उस घटना को आज तक भूल नहीं सका और ना ही मैं अपने जीते जी उस घटना को कभी भूल पाऊंगा। पहले मैं भूत प्रेत इन सब बातों पर विश्वास नहीं करता था, मगर इस घटना के बाद से मैं भूत प्रेत इन सब बातों पर विश्वास करने लगा हूँ। विश्वास तो दूर, अब मैं भूत प्रेत की बात सुनकर ऊपर से लेकर नीचे तक कांप उठता हूँ। और ऐसा हो भी क्यों ना, मेरे साथ जो घटना घटी थी वो घटना कोई मामूली घटना नहीं थी। उस समय मैं भूतों के हाथों से मरते मरते बचा था। दरअसल मेरे साथ हुआ कुछ यूं था कि आज से 15 साल पहले जब मैं ऑफिस का सारा काम खत्म करके अपने घर जा रहा था तो काफ़ी रात हो गई थी। काफ़ी मतलब उस समय रात के 10 बज रहे थे। ऐसे में मेरी ऑफिस की छुट्टी शाम के 7 बजे तक हो जाती है, मगर उस दिन मेरा कुछ ज़्यादा ही काम था, जिस कारण सारा काम खत्म करते करते मुझे रात के 10 बज गए थे। काम भी इतना अर्जेंट था कि मुझे उसी दिन ही पूरा करना था। खैर, ऑफिस से निकलकर कुछ देर बाइक चलाने के बाद मैं शहर के रास्ते से अलग एक वीरान रास्ते पर पहुंचा। वो रास्ता शहर के अलग मेरे गांव की ओर जाता था। दरअसल मैं गांव में रहता हूं और मेरा गांव शहर से 12 किलोमीटर दूर है। मेरे रोज गांव से शहर ऑफिस आना जाना करता हूं। ऑफिस आने जाने में मुझे लगभग 1-1.5 घंटे का समय लग जाता है। मैं जिस रास्ते पर आगे बढ़ रहा था वो रास्ता काफ़ी सुनसान और घने अंधेरे में डूबा हुआ था। अंधेरा तो इतना फैला हुआ था उस रास्ते पर कि मेरी हेडलाइट की रोशनी उस अंधेरे के सामने ना के बराबर मालूम पड़ रही थी। साथ ही साथ शायद अमावस थी उस रात, जिस कारण आसमान में दूर दूर तक कहीं मुझे कोई चांद नजर नहीं आ रहा था। साथ ही साथ रास्ते के किनारे काफ़ी घने पेड़ भी थे। वैसे तो मैं रोज इस रास्ते को पार कर अपने घर आना जाना करता हूँ, मगर वो वक्त 7 बजे का होता है और आज वक्त रात के 10:30 बजे का हो रहा है, जिस कारण रास्ते पर मुझे दूर दूर तक मेरे अलावा कोई इंसान तो दूर एक परिंदा भी पर मारता दिखाई नहीं दे रहा था। शायद इसका एक कारण ये भी हो सकता है कि उस रात काफ़ी कड़कड़ाती ठंड पड़ रही थी। और ऐसा हो भी क्यों ना, दिसंबर के आखिरी हफ्ता जो चल रहा था, साथ साथ कोहरा भी पूरे रास्ते पर इतना फैला हुआ था कि मानो पूरे रास्ते पर कोहरे ने सफ़ेद चादर फैला रखा हो। ऊपर से घने कोहरे के कारण मुझे आगे का रास्ता काफ़ी धुंधला धुंधला सा दिखाई पड़ रहा था। फिर भी मैं इन सब बातों को नज़रअंदाज करके आगे बढ़े जा रहा था। बाइक भी मेरी ठीक ठाक रफ्तार से ही चल रही थी। अभी मैं जिस रास्ते को पार कर रहा था वो रास्ता काफ़ी लंबा रास्ता था। उसे पार करने में 45 से 50 मिनट का समय लगता था। इस बात को ध्यान में रखकर मैंने बाइक की रफ्तार थोड़ी और बढ़ा दी ताकि मैं जल्दी घर पहुंच सकूं। ऊपर से रास्ता भी काफ़ी खाली था तो मैं भी इसका फ़ायदा उठा रहा था। अभी मैं उस सुनसान रास्ते पर आगे बढ़ ही रहा था कि तभी अचानक मेरी बाइक एकदम से बंद पड़ गई। बाइक के अचानक बंद होते से मैं एकदम से चौंक गया। आखिर मेरी बाइक को हुआ तो हुआ क्या? इतनी देर से तो बाइक ठीक ठाक चल रही थी, तो अचानक बाइक क्यों रुक गई? मेरी बाइक में पेट्रोल टैंक भी फुल थी, तो तेल की वजह से तो मेरी बाइक नहीं रुक सकती। बाइक के रुकने के बाद मैंने 2-3 बार बाइक को स्टार्ट करने की कोशिश भी की, मगर हर कोशिश बाइक के आगे नाकाम साबित हुई, क्योंकि मेरे बार बार स्टार्ट करने के बावजूद भी बाइक स्टार्ट नहीं हो रही थी। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि आखिर ये सब हो क्या रहा है। मेरा घर यहाँ से आधे घंटे की दूरी पर था, तो बाइक को धक्का देकर ले जाने पर मुझे काफ़ी परेशानियों का सामना करना पड़ेगा और वो मैं नहीं चाहता, जिस कारण मैं बार बार बाइक स्टार्ट करने की कोशिश कर रहा था। कुछ देर कोशिश करने के बाद भी जब बाइक स्टार्ट नहीं हुई तो मैं थक कर चुपचाप खड़ा हो गया।
अभी मैं खड़ा हुआ ही था कि तभी अचानक मेरे आगे जंगल से एक आदमी निकलकर मेरे पास आया। उस आदमी को इतनी रात गए जंगल से निकलता देख मैं काफी चौंक गया कि आखिर ये आदमी इतनी रात गए जंगल में कर क्या रहा है। चलते चलते वो आदमी मेरे पास आया और मेरे पास आकर खड़ा हो गया। अचानक उस आदमी को मेरे पास आता देख मैंने उस आदमी से पूछा, क्या बात है भाई, आपको मुझसे कुछ काम है क्या? उस आदमी से ये पूछते ही उस आदमी ने कहा, हाँ भाई साहब, आप हीरापुर गांव की ओर जा रहे हैं ना? मैं भी उधर ही जा रहा हूँ, क्या आप मुझे वहां तक छोड़ देंगे? इस पर मैंने उस आदमी को जवाब दिया, छोड़ देता भाई साहब, अगर मेरी बाइक खराब नहीं होती तो। मुझे लगता है बाइक को धक्का देकर ही ले जाना पड़ेगा। इस पर उस आदमी ने कहा, क्यों, आपकी बाइक ठीक नहीं है? मुझे तो लगता है कि आपकी बाइक ठीक है, आप एक बार स्टार्ट करके तो देखिए। इस पर मैंने उस आदमी से कहा, नहीं, मैं काफ़ी बार स्टार्ट करके देख चुका हूँ, मगर मेरी बाइक स्टार्ट नहीं हो रही। मेरी बात सुनने के बाद उस आदमी ने कहा, आप मुझे चाबी दीजिए, मैं स्टार्ट करके देखता हूँ। मैं भी हालात से लाचार था, जिस कारण मैंने भी अपनी बाइक की चाबी उस आदमी को दे दी। चाबी लेकर जैसे ही उस आदमी ने बाइक स्टार्ट करने की कोशिश की, बाइक एक ही बार में तुरंत स्टार्ट हो गई। मुझे तो अपनी आंखों पर भरोसा नहीं हो रहा था कि आखिर उस आदमी से एक बार में ही बाइक स्टार्ट कैसे हो गई। खैर जो भी हो, मेरे लिए तो आदमी मसीहा के समान था, जिस कारण मैंने उस आदमी से कहा, आप तो लगता है कि जादूगर है, चलिए मैं आपको हीरापुर छोड़ देता हूँ। इसके बाद मैं उस आदमी को बाइक में बिठाया और आगे की ओर चलता बना। अब रात और भी काफ़ी ज़्यादा हो गई थी, जिस कारण मैंने अपनी घड़ी में वक्त देखा तो वक्त हो रहा था रात के 11:15 बजे का। और मैं उस आदमी को बैठाकर अपने गांव हीरापुर की ओर बढ़े जा रहा था। मगर ये आदमी इतनी रात गए इस जंगल में क्या कर रहा था, ये जानने के लिए मैंने उस आदमी से पूछा, भाई साहब, आप इतनी रात गए इस जंगल में क्या कर रहे थे? मगर जैसे ही मैंने उस आदमी से ये पूछा तो मुझे पीछे से कोई आवाज़ नहीं आई। पीछे से कोई आवाज़ नहीं आने पर मैंने जैसे ही पीछे मुड़कर देखा तो अब वो आदमी पीछे से गायब था। उस आदमी को अचानक गायब होता देख मैं एकदम से बाइक रोका और इधर उधर उस आदमी को देखने लगा। मगर इधर उधर नजरें दौड़ाने के बाद भी मुझे वो आदमी कहीं नहीं दिखा। मगर ऐसा कैसे हो सकता है? कोई भी जिंदा इंसान इस तरह से गायब कैसे हो सकता है? मगर रात काफी हो जाने की वजह से मैं वहां और ज्यादा उस आदमी को नहीं ढूंढा और सीधे अपने घर चला गया। बाद में उस आदमी के बारे में पूछने पर पता चला कि वो आदमी कोई इंसान नहीं बल्कि एक आत्मा है, एक अच्छी आत्मा जो हर वक्त मुसीबत में पड़े लोगों की मदद करती है। जिस तरह उस रात उस आत्मा ने मेरी मदद की। अगर उस रात उस आत्मा ने मेरी मदद नहीं की होती तो मेरे साथ उस रात कुछ भी हो सकता था। इस घटना के बाद से मैं भूत प्रेत पर यकीन करने लगा और मैं ये भी जान गया हूँ कि अगर बुरी आत्मा भी होती है तो अच्छी आत्मा भी होती है। तो दोस्तों, ये थी आज की कहानी। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। तो मैं आपका दोस्त आर्यन जल्द ही मिलूंगा आपसे ऐसी ही एक कहानी के साथ। मेरा दोस्त विजय और मैं, हम दोनों बहुत दिनों से कहीं घूमने जाने का प्लान कर रहे थे, मगर हमें समझ नहीं आ रहा था कि जाए कहाँ। 2-4 दिनों तक सोच विचार करने के बाद मैंने तय किया क्यों ना किसी हिल स्टेशन पर चला जाए। और हमारे घर से जो सबसे नज़दीक हिल स्टेशन था वो था दार्जिलिंग। ना तो मैं कभी दार्जिलिंग गया था और ना ही विजय, जिस वजह से हमने वहीं जाने का फैसला किया। दार्जिलिंग जाने के लिए सबसे पहले हमें कोलकाता से जलपाईगुड़ी जाना था और जलपाईगुड़ी से दार्जिलिंग। तो प्लान के मुताबिक हम दोनों ने ठीक वैसा ही किया
सबसे पहले हम लोग जलपाईगुड़ी पहुंचे और वहां से ट्रेन पकड़कर सीधे दार्जिलिंग। हम दोनों जब दार्जिलिंग स्टेशन पर उतरे तो तब तक अंधेरा हो चुका था। ठंड का मौसम था, चारों तरफ कोहरा ही कोहरा फैला हुआ था। स्टेशन ज्यादा बड़ा नहीं था और शायद हम दोनों के अलावा उस ट्रेन से भी स्टेशन पर कोई नहीं उतरा था। चारों तरफ खामोशी का धुआं सा फैला हुआ था। खैर, हमने अपना सामान उठाया और स्टेशन पर लगी बेंच पर बैठ गए। घड़ी बता रही थी रात के 7:45 बज चुके हैं, मगर सुनसान माहौल कुछ और ही बयां कर रहा था। तभी विजय ने मुझसे कहा, भाई यहाँ तो आसपास कोई है ही नहीं। इस पर मैंने कहा, हाँ यार, यहाँ तो कोई नजर ही नहीं आ रहा, पता नहीं ऐसा क्यों है। इतना कहकर मैंने फिर से एक दफा पूरे स्टेशन का जायजा लिया, मगर सच में वहां कोई नहीं था। इतने में ही विजय बोला, चल बाहर निकल कर देखते हैं, कोई होटल वोटल मिले तो अच्छा है। विजय की बात सुनकर हम दोनों ने अपना सामान उठाया और स्टेशन से बाहर निकलने लगे। चलकर जब हम लोग स्टेशन से बाहर निकले तो बाहर का माहौल देखकर हम और भी ज्यादा चौंक गए, क्योंकि बाहर अंदर से भी ज्यादा खामोशी पसरी हुई थी। दार्जिलिंग के बारे में अब तक मैंने जितना सुना था वैसा कुछ देखने को मिला नहीं था, जिस पर मैंने विजय से कहा, भाई ये दार्जिलिंग ही है ना? इस पर विजय ने हंसते हुए कहा, हाँ भाई ये दार्जिलिंग ही है। दरअसल आज ठंड बहुत ज्यादा है, इसलिए भी हो सकता है कि आज कोई बाहर नहीं दिख रहा हो। विजय की बात में दम तो था, क्योंकि सच में उस रात ठंड काफी ज्यादा थी। और हो भी क्यों ना, दिसंबर का आखिरी हफ्ता जो चल रहा था, ऐसे में दार्जिलिंग में ठंड होना लाजमी ही था। खैर, हम दोनों ठंड को नजरअंदाज करके किसी होटल वगैरह की तलाश में लग गए। स्टेशन के पास 1-2 होटल तो थे, मगर जब हम कमरा बुक करने के लिए होटल के अंदर गए तो पता चला कि सारे के सारे कमरे पहले से ही फुल हो रखे हैं। हमारी परेशानी और भी ज्यादा बढ़ गई। समझ नहीं आ रहा था कि अब इस ठंड में रात कैसे गुजरेगी। हम दोनों ने मिलकर तय किया कि हम यहाँ से थोड़ा आगे जाएंगे। हो सकता है स्टेशन के पास के सारे होटल फुल हों और आगे जाकर हमें कोई खाली कमरा मिल जाए। यही सोचकर हम दोनों रास्ते पर आगे बढ़ने लगे, मगर स्टेशन रोड से थोड़ा आगे जाते ही बड़े लंबे पहाड़ों के अलावा और कुछ भी नजर नहीं आ रहा था। पर फिर भी हमने चलना नहीं छोड़ा, हम आगे बढ़ते रहे। अभी हम रास्ते पर आगे बढ़ ही रहे थे कि तभी रास्ते के एक किनारे पर हमें एक काली रंग की टैक्सी खड़ी नजर आई। उस टैक्सी को देखते ही विजय ने मुझसे कहा, भाई ये टैक्सी वाले से पूछते हैं आसपास कोई होटल है या नहीं। अगर आसपास नहीं हुआ तो इसी को बोलेंगे हमें होटल तक छोड़ दे। विजय की ये बात मुझे ठीक लगी, लिहाजा हम दोनों चलकर उस टैक्सी के करीब गए तो पाया कि टैक्सी के भीतर एक आदमी बैठा हुआ है। वो आदमी बस यूं ही चुपचाप टैक्सी में बैठा हुआ था। उसके शरीर में कोई हरकत नहीं हो रही थी। तभी मैंने उस टैक्सी वाले से कहा, भैया यहाँ आसपास कोई होटल है क्या? आवाज सुनकर वो टैक्सी वाला बिना मेरी ओर पलटे ही बोला, नहीं आसपास कोई होटल नहीं है, जो है सब भरे पड़े हैं। उस टैक्सी वाले की बात सुनकर मेरे बगल में खड़े विजय ने उससे कहा, पर कोई तो होटल खाली होगा, आप जरा हमें वहां तक पहुंचा देंगे? दूर भी होगा तो चलेगा। विजय की बात सुनकर टैक्सी वाला कुछ सोचने लगा और थोड़ी देर कुछ सोचने के बाद उसने कहा, आइए गाड़ी में बैठिए। इतना कहकर उसने गाड़ी के दरवाजों को अनलॉक कर दिया,
जिसके बाद विजय उसके बगल वाली सीट पर और मैं गाड़ी के पीछे वाली सीट पर जाकर बैठ गया। हमारे बैठते ही टैक्सी ड्राइवर ने गाड़ी को आगे बढ़ा लिया और हम निकल पड़े किसी होटल की तलाश में। रात हर पल गहराती जा रही थी। जहां थोड़ी देर पहले तक घड़ी में 7:45 बज रहे थे, वहीं अब वक्त हो रहा था रात के 8:45 बजे का। रास्ते पर हमारी टैक्सी के अलावा दूसरी कोई गाड़ी नजर नहीं आ रही थी। ऊपर से हमारी टैक्सी फिलहाल जिस रास्ते पर चल रही थी, उस रास्ते को देखकर ऐसा तो कतई नहीं लग रहा था कि इस रास्ते पर कोई होटल मिल भी पाएगा। पर हम में से किसी ने भी कुछ नहीं कहा। हम लोग चुपचाप अपनी सीट पर बैठे रहे। कुछ देर तक हमारी टैक्सी ऐसे ही चलती रही, जिसके बाद टैक्सी एक बड़ी सी इमारत के पास रुकी। टैक्सी रोकते हुए उस आदमी ने कहा, आइए साहब उतरिए, ये रहा वो होटल। राहत की सांस लेते हुए मैं और विजय हम दोनों टैक्सी से नीचे उतरे और उस टैक्सी ड्राइवर के साथ चलते हुए उस होटल की तरफ जाने लगे। हालांकि उस वक्त वहां अंधेरा काफी घना था, पर चांद की धुंधली रोशनी में मैं उस होटल को थोड़ा बहुत देख पा रहा था। वो होटल बिल्कुल काला पड़ा हुआ था, जैसे यहां कभी आग लगी हो। खैर मैंने कुछ कहा नहीं। एक तो बड़ी मुश्किल से ये होटल मिला है, अगर इससे भी कमरा नहीं मिला तो लेने के देने पड़ जाएंगे। खैर हम तीनों होटल के दरवाजे पर गए। होटल का दरवाजा बंद था। तभी टैक्सी ड्राइवर ने होटल के दरवाजे को जोर से धक्का दिया और दरवाजा एकदम से खुल गया। हम तीनों चलकर होटल के अंदर दाखिल हुए। होटल के अंदर का भी नजारा बाहर के तरह ही था। सब कुछ जैसे जलकर काला पड़ गया हो। अभी मैं और विजय उस होटल को चारों तरफ से देख ही रहे थे कि तभी उस टैक्सी वाले ने कहा, साहब इस होटल के सारे कमरे खाली पड़े हैं, आप जहां चाहो वहां रह सकते हो। ये होटल मेरा ही है और सबसे बड़ी बात, इस होटल में रहने के लिए आपको कोई किराया नहीं देना होगा। आप लोग मुफ्त में यहाँ रह सकते हैं। हालांकि अगर उस होटल का किराया होता तो भी हम लोगों के लिए कोई बड़ी बात नहीं थी, और अब जब उस होटल का किराया नहीं है तब तो हम लोग रहेंगे ही रहेंगे। लिहाजा हम दोनों पास ही के एक कमरे में चले गए और अपना सामान कमरे के एक कोने में रखकर पलंग पर पसर गए। मैं काफी थका हुआ था, जिस वजह से धीरे धीरे अब मेरी आंख लगने लगी थी कि तभी मेरे दोस्त विजय ने मुझसे कहा, भाई तुझे कुछ अजीब नहीं लग रहा? इस पर मैंने कहा, अजीब? क्या अजीब लगेगा? इस पर विजय बोला, ये होटल ये थोड़ा अजीब नहीं है? अभी विजय ने इतना कहा ही था कि तभी हमारे कमरे के दरवाजे पर दस्तक हुई। दस्तक की आवाज सुनकर हम दोनों चौंकते हुए उठकर बैठ गए। हम दोनों को लग रहा था कि शायद वो टैक्सी ड्राइवर होगा। लिहाजा मैं चलकर दरवाजे के पास गया और दरवाजा खोला, मगर हैरानी वाली बात कि दरवाजे के बाहर कोई नहीं था। मगर जैसे ही मैंने दरवाजा खोला कि तभी मेरे कानों में एक अजीब तरह की आवाज आने लगी, जैसे कुछ लोग आपस में बात कर रहे हो। मैंने ये बात विजय को बताई तो उसे भी वो आवाजें आ रही थी। जिसके बाद हम दोनों कमरे से बाहर निकले और उस आवाज का पीछा करने लगे। उस आवाज का पीछा करते करते हम लोग एक कमरे के पास पहुंचे और जब उस कमरे के की होल से मैंने अंदर झांका तो मेरी रूह कांप गई, क्योंकि उस कमरे के अंदर कुछ ऐसे लोग मौजूद थे जिनमें से किसी का पेट कटा हुआ था तो किसी के पैर नहीं थे और किसी की तो आंतें बाहर निकली हुई थी। उन सभी के चेहरे काफी ज्यादा भयानक थे।
विजय भी ये सब देखकर काफी ज्यादा डर चुका था। हम लोगों को ये समझ आ चुका था कि जरूर दाल में कुछ काला है, लिहाजा हम लोगों ने उसी वक्त वहां से दौड़ लगा दी। भागकर हम लोग वहीं रुके जहां हमें 3-4 लोग नजर आए। हमने उन लोगों को पूरी बात बताई, जिस पर उन्होंने जो बताया वो होश उड़ा देने वाला था। दरअसल उस होटल में लोगों को वो टैक्सी वाला बहला फुसला कर ले जाता था, जहां उन लोगों की किडनी, आंख वगैरह निकाल ली जाती थी और बाजार में बेचा जाता था और उन लोगों को जान से मार दिया जाता था। पर जब लोगों को इस बात का पता चला तो उन्होंने उस टैक्सी वाले को तो मारा ही मारा और साथ ही साथ उस होटल को भी आग लगा दिया। कहते हैं कि तभी से उन लोगों की आत्मा यहाँ भटकती रहती है और आज भी वो टैक्सी वाला लोगों को बहला फुसला कर उस होटल में ले जाता है। तो दोस्तों, ये थी आज की कहानी। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। तो मैं आपका दोस्त आर्यन जल्द ही मिलूंगा आपसे ऐसी ही एक कहानी के साथ।